साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अमरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने तहत संस्थान टीचर्स एकेडमी में। साथियों आज एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने के लिए आया हूं। ये बात है यूजीसी नेट परीक्षा से संबंधित। यूजीसी नेट परीक्षा जिसे आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जानते हैं, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को आयोजित करवाती है और ये परीक्षा ऑनलाइन मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होती है, सीबीटी मोड पे करवाई जाती है। साल भर में 2 बार ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है और इस परीक्षा को पास करने के बाद आप नेट और जारक की 2 डिग्रियां प्राप्त करते हैं। नेट की डिग्री जो होती है ये एक पात्रता परीक्षा है। इसको पास करने के बाद आप किसी भी विश्वविद्यालय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता धारण करते हैं। साथ ही साथ जारक पास करने के बाद जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप पात्र हो जाते हैं। यदि आप किसी भी विश्वविद्यालय, वो किसी भी तरह का विश्वविद्यालय हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, राज्य हो, डीम्ड हो, किसी भी तरह का विश्वविद्यालय हो, अगर वो आप वहां पर एनरोल करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है। और वर्तमान में फेलोशिप की लगभग राशि जो है वो 38 से 40 हजार रुपए है। क्योंकि निश्चित इसलिए नहीं क्योंकि हर जगह पर एचआरए अलग होता है, जिसमें एचआरए भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो दिल्ली जैसे शहर में आपको फेलोशिप जेआरएफ के लिए लगभग 44,000 तक मिलती है और इलाहाबाद जैसे शहर में लगभग 40,000 के करीब आपको फेलोशिप मिलती है। यह फेलोशिप आपको 5 वर्षों तक दी जाती है। इसी तरीके से नेट नेट की परीक्षा पास करने के बाद आपको फेलोशिप दी जाती है, लेकिन वो केवल और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में 8,000 रुपए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे मेन कैंपस में तो 8,000, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 8,000, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पर 8,000, स्टेट यूनिवर्सिटी में 1 भी रुपया वहां से नहीं मिलता है। तो आप अगर इन सब की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप जो है तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। क्योंकि 5 साल एक बड़ा समय होता है और इसमें आपको बड़ी राशि दी जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी भी जारी रख सकते हैं, अपनी पीएचडी भी पूर्ण कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना भी साकार कर सकते हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या है योजना। दरअसल आज इस विषय को उठाने का मेन मकसद जो था, मुख्य मुद्दा ये था कि बहुत सारे छात्र इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि यूजीसी नेट जिसका कोड क्या है 20 है, यानी कि जो 20 नंबर का कोड है, इसका जो पाठ्यक्रम है वो बदला जा रहा है। इसका पाठ्यक्रम जो है वह बदला जा रहा है। तो साथियों पाठ्यक्रम जी हां इस बार बदला जाएगा, इस तरह की सूचना दी गई थी, लेकिन अभी तक बदलने की कोई सूचना नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति में हमें पढ़ाई जारी रखनी है, पढ़ाई को बंद नहीं करना है और पढ़ाई जारी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं कि पहले प्रयास में आपको कैसे पास करना है। पहले प्रयास में अगर आप पास करना चाहते हैं तो कुछ चीजें आप दवा के तौर पर, जैसे डॉक्टर दवा बताता है वैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। पहला तो यह है कि आप पाठ्यक्रम जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। पाठ्यक्रम का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रिंट निकलवा लीजिए और या तो उस पाठ्यक्रम को आप कहीं पर कॉपी में नोट कर लीजिए। एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली मोटी सी कॉपी खरीद लीजिए और उसे हर एक पार्ट के लिए अलग अलग बना लीजिए। 2 काम कर सकते हैं, या तो एक स्पाइरल बाइंडिंग मोटी कॉपी खरीद लीजिए जिसमें सभी यूनिट एक साथ लिख लीजिए, या तो सभी यूनिट की अलग अलग कॉपी बना लीजिए। पहला काम, ठीक है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि इस पाठ्यक्रम को आपको याद करना है, ठीक है। याद करना है तो रटना नहीं है, कितने बार, 3 बार आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर जिस छात्र को पाठ्यक्रम ही नहीं पता होता तो परीक्षा कैसे पास करेगा, कोई भी चीज हो। जैसे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराता हूं तो बच्चों को पाठ्यक्रम नहीं मालूम होता, यूजीसी का पाठ्यक्रम नहीं मालूम होता। जब तक आपको पाठ्यक्रम नहीं मालूम होगा तब तक आप तैयारी नहीं कर सकते। तो उसके बाद तीसरा चरण आपको क्या करना है कि पुराना पेपर मार्केट से ले लेना है। क्या ले करना है, पुराना पेपर मार्केट से ले लेना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले लेना है और उसे आपको 3 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, 3 बार। अब उस पेपर को इस तरह से पढ़ना है कि रटने की जरूरत नहीं है। पहली बार जब उस पेपर को आप पढ़ें, जो पहली बार उस पेपर को पढ़ें तो उसमें से केवल और केवल आप समझने का प्रयास करें कि चैप्टर कौन सा है, यानी कि वह जो प्रश्न पूछा गया है
वह किस चैप्टर से संबंधित है। पहले प्रयास में ये काम करना है। दूसरा प्रयास जब आप चालू करें तो दूसरे प्रयास में आपको फिर से एक काम करना है। दूसरे प्रयास में आपको फिर से एक काम करना है कि जो चैप्टर है इसमें सब चैप्टर ढूंढना। जैसे मान लीजिए पहले में आपने देखा कि भक्ति काल का है, दूसरे में आपने देख लिया कि भक्ति काल के अंतर्गत ये राम भक्ति काव्य का है। राम भक्ति काव्य के अंतर्गत आप देख लीजिए कि किस तरह का है, किस कवि का है, किस दार्शनिक सिद्धांत का है। तो कुल मिलाकर आप उसके चैप्टर को समझने का प्रयास करिए। सेकंड में आप देखिए कि प्रश्नों को आप पहचान तो रहे हैं, आप प्रश्नों को हल करिए, बिना कुछ पढ़े लिखे हल करिए। और जिन प्रश्नों को आप हल ना कर पाए उसमें क्या करें, गोला मार दें। यानी कि जो प्रश्न आपसे गलत हो जा रहा है उसको आप गोला मार दें। अब तीसरा काम आपको करना है कि जिन प्रश्नों को आपने गोला मारा है उन प्रश्नों का जो टॉपिक है, उन टॉपिक को और उस प्रश्न को आप जो है कहीं पर एक जगह उतार लीजिए। कहां उतार लीजिए, आप एक जगह कहीं उतार लीजिए। ना उतार सकिए तो उसी में आप उसको कलर कर लीजिए। ये आप 3 काम कर लीजिए, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे 3 काम है। तीसरा काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी कमजोरी है कहां। जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं, उनसे पूछता हूं कि भैया आपको कहां कमजोरी महसूस होती है, किस चैप्टर में आपको समस्या महसूस होती है। तो ज्यादातर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है, ठीक है। मैंने कहा रख दिया, किसी का फोन आ रहा है। ठीक है, तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि ये कहां हमारी कमजोरी है। तो आप अपनी कमजोरी को जब तक नहीं जानेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो आपको कमजोरी को जानने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको यही काम करना चाहिए कि पूरे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद उन प्रश्नों को गोला मारिए और अंत में काउंट करिए और चैप्टर उसका लिखिए कि आपको किस किस चैप्टर में ज्यादा परेशानी है, ठीक है। तो आपने चौथा काम क्या किया, अब आपको पाठ्यक्रम याद हो गया, अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पर उस टॉपिक को लिख रहे हैं जिस टॉपिक से आपके सबसे अधिक प्रश्न गलत हुए हैं। हो सकता है कि सभी टॉपिक से प्रश्न गलत हो, तो आप सबसे पहले उस टॉपिक का नाम लिखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा गलत हुआ है, और सबसे कम जिस टॉपिक से प्रश्न गलत हुआ है उस टॉपिक को सबसे नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से आप जो है उस टॉपिक को लिखते जाएंगे कि 10 टॉपिक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 19, 9वां, 10वां। ये आपने 10 टॉपिक लिख लिया एक क्रम में, तो आपको मालूम चल गया कि आपकी कमी किस टॉपिक में ज्यादा है, किसमें कम है। तो आपने इस तरह से 10 टॉपिक का क्रम बना लिया। अब आपको ये प्रायोरिटी मालूम चल गई कि हमें तैयारी किस टॉपिक में अधिक करनी है, ठीक है। दरअसल यूजीसी जो प्रश्न पूछता है वो 5 प्रश्न अधिक पूछता है, 5 तरह के प्रश्न अधिक पूछता है। अगर आप इन 5 तरह के प्रश्नों पर विजय प्राप्त कर लें तो कभी भी आपका चयन नहीं रुकेगा, पहले प्रयास में आपका चयन हो जाएगा। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे ज्यादा किस तरह के प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। तो पहले तरह का प्रश्न होता है स्थापना और तर्क का प्रश्न। तो स्थापना और तर्क के प्रश्न होते हैं जो खूब पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप कहां से पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको परिभाषाएं पूछी जाएंगी, परिभाषा पूछी जाएगी, और आपके कथन होंगे जो कि आलोचनात्मक कथन है। और ये सब आप कहां से प्राप्त कर पाएंगे, और किसी भी विषय का जो है विषय की समझ, ये 3 चीजें आपको अगर नहीं है तो ये प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। तो जो स्थापना और तर्क के प्रश्न हैं ये आपकी परिभाषा, आपके कथन और विषय की समझ पर आधारित होते हैं। इनके लिए आप क्या पढ़ेंगे, आप गाइड पढ़ेंगे तो ये प्रश्न कभी आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, किसी की नोट से ये प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी इतिहास की पुस्तकों की, या जो मुख्य पुस्तकें हैं उन पुस्तकों की। मान लीजिए जैसे
आप हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है, रामचंद्र तिवारी का गद्य साहित्य का इतिहास। अब ये पुस्तकें आप देखेंगे तो यहां से ये सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं स्थापना तर्क के, वो किसी भी तरह के प्रश्न। काव्य शास्त्र में निशा अग्रवाल की किताब है, निशा अग्रवाल जी की किताब है काव्य शास्त्र की, वहां से स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भाषा विज्ञान से संबंधित किताब है वो भोलानाथ तिवारी से पूछ लिए जाते हैं, भोलानाथ तिवारी की किताब है जिससे भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं कई बार स्थापना तर्क में, तो वो कहां से पूछ लिए जाते हैं, वासुदेव नंदन से, वासुदेव नंदन से। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो प्रश्न हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, तो वो भी आपके भगीरथ मिश्र से पूछ लिए जाते हैं या तारकनाथ बाली से, तारकनाथ बाली या भगीरथ मिश्र से पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो स्थापना और तर्क के प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो यहां से ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी हमारे पास इतना समय ही नहीं है। जी हां, अपेयरिंग में आप यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हैं। तो ये सारी किताबें हैं जहां से स्थापना और तर्क के प्रश्न बनाए जाते हैं, ये मूल किताबें हैं। अब स्थापना और तर्क के प्रश्नों के बाद जो दूसरे प्रश्न हैं वो होते हैं मिलान करने के। किसके होते हैं, मिलान करने के होते हैं, जिसमें आपको कूट मिलान करना होता है। इस तरह से कूट मिलान करना होता है, इस तरह से आपको कूट मिलान करना होता है, तो मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं। यहां पर अगर एक प्रश्न का आपको जवाब मिल गया है, आता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मिलान करने के बाद, मिलान करने के बाद आपको एक और प्रश्न आता है जो कि अनुक्रम लगाने का प्रश्न होता है। किसका लगाने का प्रश्न होता है, अनुक्रम, जिसमें रचना और रचनाकार दोनों का अनुक्रम लगाने के लिए प्रश्न आता है। रचना का और रचनाकार दोनों का अनुक्रम लगाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी रचना पहले लिखी गई और कौन सी रचना बाद में लिखी गई। ठीक है, कौन सी रचना पहले लिखी गई और कौन सी रचना बाद में लिखी गई, इसका क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। मान लीजिए गोदान, गबन और कायाकल्प और बाजारे हुस्न पूछ लिया गया कि इन रचनाओं को क्रम में रखिए, या मार्क्सवादी उपन्यासकारों को क्रम में रखिए उनके जीवनी के आधार पर, या संत कवियों को क्रम में लिखिए। तो 4 सीक्वेंस दिया रहेगा। तो वहां पर आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर आप जितने भी ये अनुक्रम वाले प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के जो डेट है, जो तारीख है और उन रचनाओं की जो तारीख है वो अगर आप याद कर लें तो इससे बाहर का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यहीं से आपका कवर हो जाएगा वो चीज। तो अनुक्रम हो गया, कथन। अब यहां पर प्रश्न आता है काव्य की पंक्तियां, काव्य की पंक्तियां। तो काव्य की पंक्तियां जो पूछी जाती हैं वो जो किताबें मैंने आपको बताई, जो ग्रंथ बताए, जो भी इतिहास की पुस्तकें मैंने बताई, जो काव्य शास्त्र की पुस्तकें मैंने आपको बताई, जो व्याकरण की पुस्तकें मैंने आपको बताई, तो जितनी भी काव्य पंक्तियां होती हैं वो सारी काव्य की पंक्तियां इतिहास के पुस्तकों से पूछी जाती हैं। रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, 2 किताबें तो ऐसी हैं जहां से लगभग 90% जो काव्य पंक्तियां हैं वो पूछ ली जाती हैं।
काव्य शास्त्र की बात करें तो काव्य शास्त्र से क्या पूछा जाता है, आलोचनात्मक पंक्तियां पूछी जाती हैं। आलोचनात्मक जो है, या जिसे आप सूत्र कह सकते हैं, या जिसे आप श्लोक कह सकते हैं, ये काव्य शास्त्र की जो पुस्तक है वहां से ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आलोचनात्मक कथन है, आलोचनात्मक कथन भी पूछे जाते हैं। आलोचनात्मक कथन, मान लीजिए विद्यापति को किसी जी ने कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, तो ये कथन आपको कहां मिलेगा, ये कथन भी आपको इतिहास की पुस्तकों में मिलेगा। और इसके लिए दो इतिहास की पुस्तक ज्यादा जरूरी है, दो इतिहास की पुस्तक आपके लिए ज्यादा जरूरी है, एक आपके लिए रामचंद्र शुक्ल और एक बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये प्रश्न भी आपके यहाँ पूछे जाएंगे और बहुत कम चांस होता है कि सीधे वन लाइनर क्वेश्चन दे दे। अब बात सबसे अंत में आती है, वो क्या है कि जो आपका किताबें लगी हुई हैं, जो आपकी किताबें यानी कि जो विधाएं आपके यहाँ पाठ्यक्रम में लगी हैं, उनसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे नाटक हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, जीवनी हो गया। ठीक है, अब ये पार्ट अभी आप थोड़ा दिन रुक के पढ़िए, मतलब 10 से 15 दिन अभी आप रुक जाइए। वैसे कुछ ही परिवर्तन इसमें किया जा सकता है पाठ्यक्रम के तौर पर, लेकिन इसके पहले मैंने आपको जो बताया वो 50% कोर्स है और उसको आप पढ़ते रहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, पाठ्यक्रम नहीं बदलेगा। यहां पर कुछ नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, जीवनी, इनमें से कुछ रचनाएं बदली जा सकती हैं, कुछ निबंध बदले जा सकते हैं, कुछ आत्मकथाएं बदली जा सकती हैं, और हो सकता है कि ना ही बदला जाए, तो वहां थोड़ी सी रिस्क लेने वाली स्थिति है। तो इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप 50% कोर्स जो पुराना वाला है, जो भी मैंने बताया, इन रचनाओं को छोड़कर 5 यूनिट तक, यानी कि शुरू का 1 से 5 तक का यूनिट आप पढ़ते रहिए, और 6 से 10 का यूनिट जो है थोड़ा सा भी मत पढ़िए, पाठ्यक्रम का इंतजार कर लीजिए। अब पाठ्यक्रम में भी अगर जितनी भी टेक्स्ट बुक लगी है वो सारी किताबों को आपने नहीं पढ़ा है, तब भी आपका चयन नहीं हो पाएगा। नाटक में भी कथन पूछेगा, पात्र पूछेगा, ये जितनी विधाएं हैं इनमें जो कला के तत्व हैं, कितना कला के तत्व, मान लीजिए इसे कहानी कला के जो तत्व हैं, कहानी कला के जो तत्व हैं उन तत्वों पर प्रश्न पूछेगा। 5 तत्व हैं तो पांचों तत्वों के आधार पर कहानी जब तक आप नहीं पढ़े रहेंगे तब तक जवाब नहीं दे पाएंगे। नाट्य कला के जो तत्व हैं, उपन्यास कला के जो तत्व हैं, निबंध के, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवी, जिस जो भी उसके कला के तत्व हैं, कथ्य और शिल्प जो है उसके आधार पर प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो वो कैसे, किस विधा पर प्रश्न पूछा जाएगा, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि नाटक में कैसे, नाटक को कैसे पढ़ें, उपन्यास को कैसे पढ़ें। दरअसल आप लोग जब उपन्यास पढ़ते हैं तो पढ़ जाते हैं, नहीं, वैसे नहीं पढ़ना। उपन्यास को पढ़ने का अलग विधि होती है, नाटक को पढ़ने का अलग विधि होती है। तो उस विधि से जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक परीक्षा के दृष्टिकोण से आप उसका सही जवाब नहीं ढूंढ के कर पाएंगे। तो साथियों, आज की कक्षा में मेरा बताने का केवल यही मुद्दा है कि आप सीरियस होकर पढ़िए और लगातार पढ़िए। अगर आप लगातार पढ़ ले रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि आपका चयन रुक ही नहीं सकता है। तो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट बनाइए और फिर अंत में अपना नोट्स खुद का प्रिपेयर करिए। नोट्स प्रिपेयर करिए, नोट्स में इस तरह से हाशिया बनाइए। यहां पर आप जो है इंपॉर्टेंट जो आपका ट्रिक है, बहुत सारे बच्चे ट्रिक बनाते हैं, तो इस तरह हाशिया के अंदर ट्रिक बनाइए और उस पेज का जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है उसको नोट के अंदर लिखिए और यहां पर अपना नोट बनाइए, नोट्स बनाइए। और किस को पहले प्रायोरिटी देना है, क्या रिप्लाई करें सर, हिंदी में कितने पेपर होंगे? हिंदी में एक ही पेपर होता है, ठीक है, हिंदी में एक पेपर होता है और उसके साथ फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है। 2 पेपर होते हैं जिसमें हिंदी का एक पेपर 100 अंक का होता है, हिंदी का मतलब 100 प्रश्नों का एक पेपर होता है और फर्स्ट पेपर का 50 प्रश्नों का एक पेपर होता है। कुल 150 प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं, ये इसका रहता है। और JRF की जो मेरिट जाती है वो 65 के आसपास रहती है, कभी इससे 1-2 कम, कभी 1 से 2 ज्यादा, 65% के आसपास इसकी मेरिट रहती है, ठीक है। चलिए, तो लगभग आप लोग समझ गए होंगे कि तैयारी आपको कैसी करनी है। तो साथियों,
आज की कक्षा में हम बस यहीं तक आपके साथ हैं। यूजीसी नेट का बैच स्टार्ट हो चुका है। आइए जुड़िए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि जितने भी छात्र हमारे यहाँ मन से पढ़े हैं, ज्यादातर लोगों का नेट और जारा पहले प्रयास में ही हो गया है। तो आप भटकिए मत, शुरू करिए तैयारी, सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं, किसी की सहायता चाहिए, तो मैं आपके लिए खड़ा हूं। चलिए आइए हमसे जुड़िए, व्हाट्सएप करिए 96 28 95 92 37 पर, क्योंकि आपको एक गाइड की आवश्यकता है। और जैसे ही आप किसी गाइड से जुड़ते हैं तो आपको पढ़ना पढ़ाना थोड़ा सा आसान हो जाता है और आपकी जो डगर है वो आसान हो जाती है। अब यहां जो सामान्य ज्ञान का नहीं, वो जो आपका पेपर है उसमें फर्स्ट पेपर जो है उसके लिए अलग टीचर पढ़ाते हैं, उसके लिए 4 अध्यापकों की टीम है और उसका भी बैच स्टार्ट हो चुका है। वो भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट पेपर का। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपका पीजी है तो जरूर फॉर्म भरिए, आने वाला है फॉर्म। और जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, फेलोशिप लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।